हापुड़ में इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ प्रवीण वाल्मीकि जी जुड़े हुए हैं। इनसे बातचीत करेंगे आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जो संभावित प्रत्याशी हो सकते हैं आरएलडी से। इनसे बातचीत करेंगे। भाजपा की सर प्रतिज्ञा और जन विश्वास यात्रा रैली जो चल रही है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये जो जन विश्वास यात्रा रैली जो चला रहे हैं ये सिर्फ ढोकला था। इस रैली से कुछ नहीं होने वाला है, ये इस यात्रा से कुछ नहीं होने वाला है। आपने कल देखा होगा जो कल इन्होंने गढ़ विधानसभा में नड्डा साहब आए थे, वहाँ आपने देखा होगा चारों तरफ से एक छोटा सा एरिया इन्होंने बनाया, छोटा सा एक ग्राउंड बनाया, उसमें मुश्किल से 500-1000 लोग इकट्ठा कर करके इन्होंने दिखा दिया कि बहुत बड़े, क्योंकि ये तो मैनेजमेंट करने में बहुत तेज हैं, मैनेज उसको कर देते हैं। अच्छा, आपकी एक आशीर्वाद यात्रा निकली थी पहले समय पे, किसानों की आशीर्वाद यात्रा जयंत चौधरी जी लगातार कर रहे थे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और जब भाजपा की जो जन विश्वास यात्रा है उसमें क्या अंतर है दोनों में? देखो, जो चौधरी साहब की जो जन विश्वास यात्रा थी, ये जो यात्रा निकला थी, उसमें अंतर ये है, ये लोग जो लेके आ रहे हैं ये ज़बरदस्ती सरकार का प्रेशर, प्रशासन का प्रेशर, जो यहाँ आशा वर्कर हैं उन पे प्रेशर, जो यहाँ राशन बांटने वाले हैं उन पर प्रेशर दे दे करके कि भाई आप 30 लोग लाओ, 50 लोग लाओ, उससे ये भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन जो हमारी चौधरी साहब जी वाली जो यात्रा थी उसमें लोगों को केवल मैसेज गया कि कल यात्रा है, कल यहाँ एक मीटिंग है, लोग खुद से उठ के आ रहे हैं, खुद से अपना टाइम दे रहे हैं। तो ये अंतर, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। भाजपा एक टैगलाइन चलाई है उत्तर प्रदेश चुनाव में, आगामी विधानसभा चुनाव में, सोच ईमानदार काम दमदार, और फिर एक बार भाजपा सरकार। देखो, ये जो इन्होंने टैगलाइन चलाई है सोच ईमानदार काम दमदार, ये उल्टा है। इनकी सोच जो है झूठ, ईमानदारी से झूठ बोलते हैं, और काम तो दमदारी का मतलब आप जानते हैं। रोड आप देख लो, रोड ये नेशनल हाईवे तो ये दिखाते हैं कि हमने क्या बोलते हैं पेरिस वाली रोड बना दी, बंगाल का रोड यहाँ दिखा देते हैं, यूपी में चिकनी रोड बना दी है। ऐसा कुछ है नहीं, ये सिर्फ दिखावा है। तो इनका सिर्फ दिखावा ही चलता है और कुछ नहीं चलता। ये केवल पैकेजिंग करते हैं, सच्चाई कुछ और है। नहीं, लगातार जो विकास की बात वो कर रहे हैं, विकास देने की बात करते हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं वो, और कहीं ना कहीं अब जो चुनाव है हिंदू मुस्लिम की तरफ जब मोड़ा जा रहा है, एक तरीके से जो चुनावी बयान आ रहे हैं उसको लेकर आप किस तरीके से सतर्क हैं? देखो, विकास का मतलब क्या है? मुझे तो लगता है पहले तो विकास की परिभाषा ही हमें लोगों को समझ लेनी चाहिए। विकास का मतलब है सभी का विकास। अब उसमें किसका विकास है? ये केवल 2-3 लोगों को इन्होंने पकड़ रखा है, उनका विकास कर रहे हैं। मजदूर का आप विकास देख लीजिए भाई, मजदूर का विकास कहाँ से होगा? क्या उसके रसोई के सिलेंडर के गैस बढ़ाने से उसका विकास हो जाएगा? क्या सरसों का तेल पहले 80 रुपये लीटर था, अब वो 200 रुपये लीटर वो खरीद करके उसका विकास हो जाएगा? क्या उसका रोजगार छीन करके उसका विकास हो जाएगा? कैसे विकास हो जाएगा? वो कह रहे हैं कि पहले जो सरकारें थीं वो काम नहीं करती थी, कहीं ना कहीं जो है घोटाले, परिवारवाद और ऐसी चीज़ें वो बता रहे हैं कि चुनाव में, अब जो चुनाव आ रहा है उसमें ऐसी बात वो बता रहे हैं जनता को, कहीं ना कहीं नुकसान समाजवादी पार्टी और आरएलडी को होने वाला है। देखो, अब रही बात घोटालों की, तो घोटालों में क्या है, काम पहले कैसे नहीं हो पा रहे थे? सारे जो प्रोजेक्ट हैं वो सारे के सारे पहले ही हैं। इनका अपना क्या प्रोजेक्ट है, एक भी दिखा दो भैया। अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से जनता से वोट मांगे ना, फिर ये हिंदू मुस्लिम ये सब चीज़ें क्यों लेके आते हैं? पहली बात तो यही है। दूसरी बात है, अब इसकी जो आप घोटालेबाजी की जो बात कर रहे थे, घोटालों की, तो इसमें तो नए नए घोटाले सामने आ रहे हैं। आप देखो, जितने भी रोड बन रहे हैं ये बहुत बड़ा पैकेज दिखाते हैं कि हमने अब जो सरकार का पैसा वो रोडों में लगाया है। अगर सरकारी पैसा रोड में लगा है तो फिर आप टोल टैक्स क्यों ले रहे हैं? आप दिल्ली तक जाइए, 200 रुपये का टोल टैक्स आप दे के आएंगे, पेट्रोल रह गया वो अलग। कहाँ से ये सब क्या है? ये सब तो इन्होंने प्राइवेटाइजेशन कर दिया, रोड बेच दी, रेलवे बेच दी, हवाई जहाज़ बेच दिए, बैंक बेच दिए, बचा क्या है वो मुझे आप बता दीजिए। अब ये कानून व्यवस्था की बात करते हैं, बीजेपी जो लगातार हमलावर है विपक्ष के ऊपर के, उनकी जो सरकारें थी पहले कानून व्यवस्था काफ़ी ख़राब थी, लेकिन बीजेपी के आने के बाद में जो गुंडे माफिया है उनकी छातियों पर बुलडोजर चल रहे हैं और कहीं ना कहीं वो प्रदेश छोड़ के चले गए हैं। देखो, आप कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं तो सबसे पहला एग्जाम्पल तो मैं हाथरस कांड ही बताऊंगा। हाथरस कांड में जो उस बिटिया के साथ, जो दलित महिला के बहन बेटी के साथ जो भी हुआ, उसमें इन्होंने क्या कार्रवाई की? उसमें तो इन्होंने वहाँ जा करके उनको डराने का काम किया, पूरे समाज को डराने का काम किया, और यहाँ से कुछ नेता वहाँ जाकर बार्गेनिंग करने का काम करते हैं। तो ये क्या, ये कानून व्यवस्था है क्या? अगर कानून व्यवस्था पर इतना ही विश्वास है तो विकास दुबे को रास्ते में क्यों मार दिया? कानून के तहत उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए थी। कानून के तहत इन्होंने अपने जो इनके ऊपर, हमारे जो सीएम साहब हैं उन्होंने अपने ऊपर के मुकदमे इन्होंने हटा लिए। कानून पे इतना ही विश्वास था तो पहले कानून प्रक्रिया पूरी हो जाने देते, क्यों हटा लिए?
वो कहते हैं कि हमें गन्ने से और किसान से लगाव है, लेकिन जो विपक्षी हैं उनको जिन्ना से प्यार है। देखो, जिन्ना तो ये लेके आएंगे, इन्हें तो हिंदू मुस्लिम करना है, इनके पास विकास का कोई और चीज़ है तो और मुद्दों पर तो ये चुनाव लड़ नहीं सकते हैं। इनके पास 2-3 चीज़ें हैं, हिंदू मुस्लिम, जिन्ना पाकिस्तान। इससे अलग कोई बात करते हो तो आप बता दीजिए। अब 2 जगह चुन रखी है उन्होंने, एक बनारस चले जाते हैं और एक वहाँ अयोध्या चला जाते हैं, बस उन्हें लेके घूम रहे हैं। और है क्या इनके पास? और कुछ नहीं है। जो इनको प्रोपोगेंड, जो आप जैसे कह रहे हैं कि बीजेपी का जो हिंदू मुस्लिम का जो प्रोपोगेंडा है, उससे आप किस तरीके से निपटेंगे? देखो, हिंदू मुस्लिम का जो इनका प्रोपोगेंडा है वो केवल भाईचारे से ही निपटा जा सकता है। जो चौधरी साहब की विचारधारा रही है, चौधरी चरण सिंह जी की जो विचारधारा रही है, उनका हमेशा एक ही मेन मकसद रहा है, किसान और मजदूर को आगे बढ़ाना। तो वहाँ कोई जातिवाद की विचारधारा नहीं चलती है, वहाँ किसान और मजदूर की बात करी जाती है। तो हमारी जो आज की हम जो आगे अपना मुद्दा लेके चल रहे हैं, बस वो यही है कि हमें समाज में एकता लेके आनी है, भाईचारा पैदा करना है और उसी से हमें आगे बढ़ना है। आप भाईचारे की बात करते हैं, लेकिन जो बीजेपी लगातार हमला कर रही है, कह रही है कि जो इनका जो गठबंधन हुआ है, सपा और अरली का जो गठबंधन है, वो 2 परिवारों का गठबंधन है। इनमें जन जो आम लोग हैं उनका कोई मतलब नहीं है उनसे। देखिए, जन कहाँ से जुड़ेगा? ये जो दोनों ही परिवार हैं, आप ये जो परिवार वाली बात कर रहे हैं, वो उनकी मानसिकता है। हम नहीं कर रहे हैं, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि 2 परिवारों का गठबंधन है। हाँ, तो बीजेपी वाले जो कह रहे हैं वो उनकी मानसिकता है। जब मानसिकता खराब हो जाती है, फड़फड़ाना शुरू कर देते हैं लोग, तो वो ये है इनका। इन्हें कुछ समझ में तो आता नहीं है, ये अपना परिवारवाद लेकर चलेंगे और उसको शो नहीं करेंगे। ठीक है, दूसरे मेहनत करके भी आए तो उसको परिवारवाद वाली बात करेंगे, दूसरे मजदूरों की और दबे कुचलों की बात करेंगे, उसे परिवारवाद वाली बात करेंगे। ये केवल 2 आदमी को लेकर चलेंगे, उन्हीं की बात ये करते हैं। अच्छा, इनका एक गाना भी चल रहा है, वो कह रहे हैं कि चाहे जितना शोर मचा लो, चाहे जितना दम लगा लो, आएंगे तो योगी ही। देखो, आएंगे योगी जी, ये बात सही है, लेकिन मठ में आएंगे, वो सरकार में नहीं आएंगे। वो सही कह रहे हैं, वो मठ में जाएंगे, मठ में आने की बात कर रहे हैं, वो सरकार में आने की बात नहीं कर रहे हैं। सरकार में तो अब की बार हमारी सरकार आने वाली है। प्रवीण जी, आरएलडी जी ने घोषणा पत्र जो अपना जारी किया है, किसानों को लेकर, युवाओं को लेकर और महिलाओं को लेकर क्या कुछ रखा है इसके लिए? देखो, महिलाओं को और किसानों को और युवाओं को हमने 1 करोड़ नौकरी देने का वादा किया है। अब लोग ये भी सोचते हैं कि पहले वाली सरकारों ने भी बोला था, वो सरकारों का अलग ढोंसला था। हमारे इसमें लोगों को रोज़गार दिया जाएगा, और वो कैसे दिया जाएगा? सरकारी कंपनियां बनाई जाएंगी। जो लोगों को रोज़गार देने का एक और तरीका है कि उन्हें सेल्फ डिपेंड किया जाएगा, वो भी रोज़गार देने का तरीका है, वो भी दिया जाएगा। नहीं, इसी बात को तो बीजेपी कहती है, आत्मनिर्भरता की बात जो करती है बीजेपी, कहती है कि हम आत्मनिर्भर लोगों को बनाना चाहते हैं, ना ही ये नहीं कि नौकरी को पीछे भागना, लोगों को आत्मनिर्भर बनाना। हाँ, वो आत्मनिर्भर बना रहे हैं ना। वो कह रहे हैं पहले सब्सिडियाँ दी जाती थी सिलेंडर पे, तो वो कह रहे हैं कि खुद ही खरीदो 1000 रुपये का। पहले 400 रुपये का सिलेंडर आया करता था, अब 1000 रुपये का। ये भी आत्मनिर्भर का उनका एक तरीका है। दूसरा, वो कह रहे हैं जैसे सरकारी रोड हुआ करती थी तो उन पे ज़्यादा टैक्स देना नहीं पड़ता था, यानी टोल टैक्स। अब ये कह रहे हैं कि आप टोल टैक्स भी दो, वो भी आप आत्मनिर्भरता का एक एग्जाम्पल है। तीसरा एक और है, अभी नया एक फॉर्मूला लेके आने वाले हैं, जो सरकारी यूनिवर्सिटीज़ है, जो केंद्रीय यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको ऑटोनोमस में लेके आ रहे हैं। ऑटोनोमस में मतलब है जो आज गरीब आदमी है वो अपने बच्चों को वहाँ पढ़ा सकता है सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में फ्री ऑफ कॉस्ट लगभग। लेकिन जैसे ही ऑटोनोमस हो जाएगा वो प्राइवेट की तरह वो पैसा ऐंठना शुरू कर देंगी, वो भी आत्मनिर्भरता में आता है। तो इनका तो आत्मनिर्भरता का जो फॉर्मूला है वो अलग ही है, हम लोगों को समझने की ज़रूरत है बस। अच्छा, पहले जो किसान आंदोलन की बात करें, किसान आंदोलन तब समाप्त हो चुका है और बीजेपी लगातार कह रही है, जो इनका विपक्षियों का जो एक मुद्दा था किसान आंदोलन जो कर रहे थे, किसान अब लौट चुके हैं, इनका मुद्दा खत्म हो गया, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है चुनाव लड़ने का। और जो सपा का जो आरएलडी का जो गठबंधन हुआ है, वो कितना रंग ला पाएगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? देखिए, आप किसान की बात कर रहे हैं, सरकार जो किसानों की बात कर रही है। देखो, किसान कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। और उनके मुद्दे जो थे, जो जेन्युइन मुद्दे हैं, वो कल भी थे, आज भी और कल भी रहेंगे। जो एमएसपी का जो जेन्युइन मुद्दा है वो हमेशा रहेगा, जब तक वो उस पर कानून कार्रवाई ना हो जाएगी, उस पर कानून नहीं बन जाएगा। और हमारी सरकार आते ही पहले उसको यही काम करेगी। कह रहे हैं कि सत्ता में तो आप भी थे पहले, आपने तो एमएसपी की बात नहीं कभी करी। आप भी, अजीत सिंह जी भी सत्ता में रहे, जयंत चौधरी भी सांसद रहे, अखिलेश यादव भी मुख्यमंत्री रहे हैं पहले, अब सांसद हैं, वो कभी एमएसपी की बात नहीं कहे। देखो, उस टाइम की बात अलग थी, उस टाइम पे एमएसपी की बात रखी जाती थी। देखो, धीरे धीरे बढ़ा जाता है।
एकदम से हम अंबर पे नहीं चढ़ जाते हैं, धीरे धीरे चला जाता है। उस टाइम पे एमएसपी की बात कम से कम मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो दे रहे थे ना, अब उसको धीरे आगे बढ़ाना है। पहले हमने उसको मतलब जो हमारे किसान हैं उनको देना शुरू किया, अब उसको कानून बनाने वाली बात है। तो हम तो कानून की ओर बढ़ रहे थे ना, बीच में ये आ गए, इन्होंने आकर उसका विरोध किया। आगामी विधानसभा चुनाव जो 2022 में होने वाले हैं, उसको लेकर जनता से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे आप? देखो, मैं आगे जो विधानसभा चुनाव है, मैं जनता से अपील यही करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें और इस झूठी प्रोपेगेंडी और जो भ्रष्टाचारी सरकार है, इसे पीछे हटाने का काम करें। परवीन वाल्मीकि हमारे साथ जुड़े हुए थे हापुड़ विधानसभा से, जो संभावित प्रत्याशी हो सकते हैं। आरएलडी से लेते हैं आपसे विदा, धन्यवाद।